तो इक्वेशंस ऑफ मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन हमने कर ली थी, सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन होती है बेटा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसका प्रूफ देखना होगा, तो इसके प्रूफ में लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एवरेज वेलोसिटी average velocity of an object, average velocity of an object in time interval 0 to t, average velocity of an object in time interval 0 to t is, in time interval 0 to t is given by, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v average is equal to डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में हम ये देखेंगे कि हमारी फाइनल पोजीशन क्या है और हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है। जो फाइनल पोजीशन है उसको हम बोल देते हैं x और इनिशियल पोजीशन को हम बोल देते हैं x नॉट। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट की जगह x माइनस एक्स नॉट अपॉन जो टाइम टेकन है वो फाइनल टाइम है t और इनिशियल टाइम है 0। तो ये हो गया t माइनस 0। तो v एवरेज जो है, v एवरेज हो गया x माइनस एक्स नॉट अपॉन t, x माइनस एक्स नॉट अपॉन t, ये हो गया। और इसको ना बेटा मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v एवरेज मल्टीप्लाइड बाई t। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, चलिए जी, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हमने ना एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और देखा था। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी था कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं वी एवरेज की जगह इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, मैं ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो देखिएगा, हम यहाँ पर ये कहेंगे बट V average is equal to initial velocity plus final velocity, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो ये v एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी होता है। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो ये है ही, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन x माइनस एक्स नॉट अपॉन t2 माइनस t1, ये होता है। ठीक, t2 जिसमें हमारा फाइनल टाइम होता है और t1 जो है इनिशियल टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये बोला कि इनिशियल टाइम है 0 और फाइनल टाइम है t, तो t माइनस 0 हो गया यहाँ पर टाइम टेकन। ठीक है, t माइनस 0। तो अब आप ये देखिएगा कि मैंने ये ले लिया, देयरफॉर हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी एवरेज। वी एवरेज की जगह मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है, फाइनल वेलोसिटी जो कि v है, u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई t, स्मॉल t, ये हो गया। और ये जो x माइनस एक्स नॉट है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो x माइनस एक्स नॉट की जगह लिख देंगे s, इसकी जगह लिख देंगे s।
और ये हो गया u प्लस, मैं फर्स्ट इक्वेशन में ये प्रूव कर चुका हूँ कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है v, उसकी वैल्यू होती है u प्लस ए टी। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है v, इसकी जगह हम लिख देंगे u प्लस ए टी अपॉन 2 और इधर मल्टीप्लाइड बाई टी। तो s इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, u प्लस यू कितना हो गया बेटा, 2u, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब क्या करो, अब इन दोनों को स्प्लिट कर लो, ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर लो, तो 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2। ये हाँ जी बोलिए। वही मेथड है जो हमने 9th में सीखा था। नहीं समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। सर ये प्रूव करने के तो वही मेथड जो हमने 9th में करे थे। दिवस आवाज ना बहुत धीरे आ रही है। सर मैं कह रहा था, ये तो वही मेथड है जो 9th में करे थे हाँ हाँ हमने। हाँ, वही मैंने आपको पहले भी बताया था। ये एल्जेब्रिक मेथड वही है जो आप 9th क्लास में कर चुके हैं। 3 मेथड होंगे यहाँ पर, एक एल्जेब्रिक मेथड, एक डिफरेंशिएशन वाला मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। इसमें एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड बिल्कुल सेम है जो आप लोग 9th क्लास में कर चुके हैं, और डिफरेंशिएशन वाला मेथड वो आपके लिए नया है बस। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है पहले के जैसा। ओके। अब देखिएगा, जब मैंने इसको स्प्लिट कर लिया 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो u है ये इस t में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू हो गया ut, और ए टी अपॉन 2 इस t में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी इंटू टी क्या हो गया, ए टी स्क्वायर, और ये है 1 अपॉन 2, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन का प्रूव हो गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ये प्रूव हो गया। इसके बाद बेटा बात करते हैं हम थर्ड इक्वेशन की। सभी को समझ में आ गया इतना, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, यस चलिए सर। जी, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद फिर हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन देखिएगा, थर्ड इक्वेशन में भी हम फिर फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे जो हमने अभी अभी देखा ना, कि v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें। खैर देखते हैं अभी। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका प्रूफ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसका प्रूफ देखेंगे, हम ये कहेंगे यहां पर कि देखिए, मैं यहां पर ये कहूंगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, पलट कर लिख लो, u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो t कितना हो गया, t हो गया v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, चलो, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर हम ये कहेंगे कि सिंस v एवरेज इज इक्वल टू, सिंस v एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, v एवरेज इंटू टाइम टेकन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। अब वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन हो गया ये। अब क्या करेंगे,
ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को आप लिखेंगे क्या, एस, और वी एवरेज को क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। जैसा कि मैं देख चुका हूं कि मैं वी एवरेज को क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, मल्टीप्लाइड बाई ये जो टी है, इस टी को मैं लिखूंगा वी माइनस यू अपॉन ए, वी माइनस यू अपॉन ए। यहां पर मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन वन। ये जो इक्वेशन नंबर वन की हेल्प से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से मैंने टी की वैल्यू निकाली, वी माइनस यू अपॉन ए आ गई। ठीक है, तो टी की जगह मैंने वी माइनस यू अपॉन ए डाल दिया। अब आप देखिएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एस इज इक्वल टू ये जो यू प्लस वी है, इसको पलट कर वी प्लस यू लिख दो, क्या बात, क्या फर्क पड़ेगा, एक ही बात है। आप यू प्लस वी लिखें या वी प्लस यू लिखें, तो मैंने न्यूमरेटर में यू प्लस वी को पलट कर लिख दिया वी प्लस यू। ऐसे ही इसका न्यूमरेटर हो गया वी माइनस यू, और जो डिनोमिनेटर है ये टू और ए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो गया टू ए। अब ये टू ए हो गया एस से मल्टीप्लाई, बेटा इधर तो आ गया टू ए एस, और इधर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये जैसे हुआ, टू ए एस को मैंने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दिया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो और टू ए एस को राइट हैंड साइड में लिखो, उल्टा लिख दो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। हम माइनस यू स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस यू स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो प्लस का यू स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हो गया जी प्रूफ। बताइए सभी को क्लियर है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ सभी को क्लियर है कि नहीं, बताइए। यस सर। यस सर। चलिए जी, अब इसके बाद हम एक और जो नई इक्वेशन है, जो आप लोगों ने पहले नहीं करी है, वो वाली इक्वेशन देखेंगे। ये है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब ये है कि आपने ठीक 5वें सेकंड में, 5th सेकंड में आपने डिस्टेंस कितना कवर करा, वो आपको बताना है। टोटल 5 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर करा वो तो चलो ठीक है, वो तो हम बता देंगे कि टोटल टाइम टेकन 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो तो आप निकाल लेंगे सेकंड इक्वेशन से। लेकिन सिर्फ 5वें सेकंड में, यानी कि यहाँ पर टाइम टेकन आपका 1 सेकंड है, कि चौथे सेकंड के बाद चौथे से 5वें सेकंड तक सिर्फ 5th सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? कि जैसे हमने सेकंड इक्वेशन देखी, तो सेकंड इक्वेशन में था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने सेकंड इक्वेशन प्रूव करी है। तो यहाँ पर मेरे को टाइम दे रखा है, मान लो 50 सेकंड है, 50 सेकंड्स, कि 50 सेकंड्स में आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो तो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ठीक 50वें सेकंड में, 50th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, यानी कि सिर्फ 50वें सेकंड में, उसमें आपको बताना है उस एक सेकंड में, 49 के बाद 50th सेकंड होने में, वो जो एक सेकंड है पर्टिकुलरली, उतने एक सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। मेरी बात समझ में आ गई? दोनों में अंतर समझ में आ गया? दोनों में अंतर समझ में आ गया सबको? बताइए, है ना? तो वही चीज अब प्रूव करनी है। देखिएगा, अगला जो हमारा है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है एस एन एथ इज इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन ये है एस एन एथ इज इक्वल टू u प्लस ए अपॉन टू u प्लस ए अपॉन टू इंटू टू एन माइनस वन, u प्लस ए अपॉन टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ है, यहां लिखेंगे हम
कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, प्रूफ में हम लिखेंगे as shown in figure, comma, distance covered in nth second can be obtained by subtracting as shown in figure. Distance covered in nth second can be obtained by subtracting the distance traveled in first n minus 1 seconds, by subtracting the distance traveled. सर इस केस के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी है चाहिए। बेटा, दोबारा बोलो। सर इस केस के लिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन देख रहे हैं ना, ये हम एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन होगा ही होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा। तभी तो यहाँ पर दो अलग अलग तरीके की वेलोसिटी ली जा रही है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, समझ गए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, कि वहां पर वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। और मैं तो इन चारों ही इक्वेशंस में मैं तो एक्सेलरेशन लेकर चल रहा हूं ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, समझ गए। यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अच्छा एक चीज और दिमाग में आती है कि क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए फिर अलग फॉर्मूले हैं। हम कहेंगे नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी यही चारों इक्वेशंस यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, वहां पर एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। तो जो भी फॉर्मूले हैं, चाहे फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड या फोर्थ, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वहां पर आप एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल ए की वैल्यू को जीरो ले लेना, बस इतना करना है। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को क्लियर है ना। यश, विदुषी, पार्थ, लक्ष्य, Yes, sir. मनीष, Yes, sir. भव्या, आस्था, आर्यन, Yes, sir. अनुभव, अंशित। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलिए जी, तो मैं चलता हूं आगे। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जी, अगला देखेंगे। इसमें ये क्या है, एज शोन इन फिगर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n minus 1 seconds, distance traveled in first n minus 1 seconds from the distance traveled from the distance traveled from the distance traveled in first n seconds, distance traveled in first n seconds, first n seconds। अब देखिएगा यहाँ पर जो फिगर दे रखी है वो फिगर क्या है वो देखिए। मैंने यहाँ पर ये एक्स एक्सिस बना ली और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर दिखा दिया कि ये जीरो वाला पॉइंट है, मतलब ये ओरिजिन है। यहाँ पर हमारा डिस्टेंस भी जीरो है, यहाँ पर हमारा टाइम भी जीरो है। और लिख दीजिए इधर t इज इक्वल टू जीरो। अब इस पॉइंट पर जब हम आएंगे, जब हम यहाँ से चलते चलते इस पॉइंट पर आएंगे, तो इस पॉइंट पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर t की वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए कि यहाँ पर t हो गया n माइनस वन सेकेंड्स। फिर ये हो गया t इज इक्वल टू n, तो पहले n माइनस वन सेकेंड, फिर हो गया n सेकेंड। यानी कि ये जो लास्ट का एक सेकेंड है, लास्ट का जो 1 सेकेंड है, मुझे इस 1 सेकेंड में ही, ये जो लास्ट का 1 सेकेंड है, मुझे इस 1 सेकेंड का ही डिस्टेंस निकालना है। तो आप ये देखो कि अगर मान लो मैं यहाँ से लेकर
0 से लेकर और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं मान लेता हूँ Sn-1, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ Sn, तो यहाँ से यहाँ तक वाले डिस्टेंस में Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा एंड दिस इज Snth। समझ गए कि नहीं? nth का मतलब सिर्फ इस आखिरी 1 सेकंड में मेरे को डिस्टेंस निकालना है कि इसमें किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बताइए बेटा, क्लियर है इतना? सर अर्जुन क्लियर है? यस सर। चलिए जी, तो मैं अगला देखता हूँ इसमें कि आगे मेरे को किस तरीके से करना है। मतलब मैं Sn निकालूं और Sn में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। तो चलिए जी, n सेकंड को टाइम मानते हुए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लो। सर मैंने क्वेश्चन पूछा था वो, क्या कह रहे हो? सर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये फोर्थ इक्वेशन भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आती है? फोर्थ इक्वेशन का प्रूफ पूछा जाता है बेटा पेपर में। नहीं सर, ये न्यूटन ने ही दी थी ना, और किसी ने तो हाँ नहीं हाँ दी। हाँ, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये सब न्यूटन ने ही दी है। इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन ने ही दी है, क्योंकि ठीक सर है। पहले में कराई नहीं आती थी ना, इसलिए। नहीं नहीं, देखिए वो जो पहले है 9th क्लास तक तो आपको ये पढ़ाई नहीं गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास में जब आप आ जाते हैं तब आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां पर ये थोड़ा सा 9th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए नहीं बताया जाता था। समझ गए? यस सर। चलिए जी, अब आगे चलता हूं मैं। आगे देखते हैं इसमें किस तरीके से करेंगे। Snth, therefore Snth is equal to Sn minus Sn-1, Sn minus Sn-1। अब Sn कैसे निकालेंगे? Sn जो है वो भी बेहद आसान है। कैसे निकालेंगे? मतलब आप ये समझ लो कि अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस मेरे को निकालना है और टाइम जो है वो हमने n ले लिया, n सेकेंड्स ये टाइम ले लिया। तो टोटल डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा? वो u प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये तो हो गया Sn माइनस Sn-1 क्या हो जाएगा? u इंटू n-1, ut t की जगह n-1 है ना, तो un-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। बताइए बेटा, दिखाई दे रहा है ना सभी को लास्ट तक? हाँ, चलो अब क्या करें, ये हो गया un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, इसको एक्सपेंड करेंगे, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसको, u इंटू n हो गया un, u इंटू -1 हो गया माइनस u प्लस हाफ, फिर हाफ a एज इट इज लिख दिया। अब क्या करिए, ये जैसे n-1 का होल स्क्वायर है, अब इसको एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1 और ब्रैकेट क्लोज, -2 इंटू n इंटू 1, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिएगा ये हो जाएगा un माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस का u माइनस और प्लस माइनस का हाफ a, और फिर इनको एक्सपेंड करिए तो ये हो गया, अच्छा ये तो un प्लस हाफ an स्क्वायर था, ये हो गया माइनस और प्लस माइनस हाफ a और n स्क्वायर। या चलो रुको 1 मिनट, इसको पहले ऐसे ही लिख लो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये हो गया। अब देखिए प्लस का un और माइनस का un कैंसिल आउट हो गया, ये जो u है ना प्लस का u, इसको सबसे पहले लिख लो, u को सबसे पहले लिख लिया। यहाँ अगला टर्म है हाफ an स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड करिए तो माइनस हाफ an स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ an स्क्वायर, ये हो गया। फिर अगला टर्म माइनस हाफ a इंटू 1, तो ये हो गया माइनस का हाफ a, ये हो गया। फिर अगला टर्म माइनस का हाफ a इंटू माइनस का 2n, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का हाफ a मल्टीप्लाइड बाई 2n, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है, ये करने के बाद में आप एक काम करो, हाँ, बल्कि एक काम करिए, ये जो 2 से 2 आपने काटा है इसको काटो मत, इसको ऐसे ही रहने दो। और ये देखो कि यहाँ हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों तो कट गए। अब ये दोनों टर्म बचे, तो ये मैंने इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि a अपॉन 2 इधर भी है और a अपॉन 2 इधर भी है, कॉमन ले लूंगा। तो एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस a अपॉन 2, अगर मैंने प्लस का a अपॉन 2 कॉमन ले लिया, तो प्लस का a अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n, और यहाँ बचेगा माइनस का 1, और शायद यही प्रूव करना था हमको। एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। बताइए क्लियर है कि नहीं? सभी बच्चों को इतना क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. सर ठीक है, चलिए जी, अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर आगे चलता हूँ मैं। ओके, अच्छा बस 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट वेट करें बस। अच्छा, अब इसके बाद ये बताइए, ये इसके बाद है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो ये कैलकुलस मेथड वाला मैंने एक बार पहले आपको करवाया था, दोबारा करवा दूं या नहीं, जैसा आप कहें। कैलकुलस मेथड से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन है वो दोबारा करवाऊं या नहीं, ये बता दीजिए। ऐसा करवा दीजिए। चलिए जी, तो फिर नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, इसके बाद है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। हेडिंग डालिएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन equations of motion by equations of motion by calculus method। equations of motion by calculus method। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है, और इसका प्रूफ v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और इसका प्रूफ हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज
acceleration is defined as v is equal a is equal to dv by dt। भाई dv क्या है? एक स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो dv हो गया स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और dt हो गया स्मॉल चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही हमारे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt हो गया। तो dv क्या हो जाएगा? a इंटू dt। इट इम्प्लाइज दैट dv इज इक्वल टू a इंटू dt। dv इज इक्वल टू a इंटू dt। इसको मैं बोल दूंगा बेटा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये कहेंगे when time t is equal to 0, when time t is equal to 0, velocity is equal to u, ब्रैकेट में लिख लीजिए से मतलब ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। फिर हम ये कहेंगे when time t is equal to t, velocity is equal to v, ब्रैकेट में लिख दिया हमने से, कि ये हमने मान लिया। तो अब आप ये देखेंगे इसमें कि वेलोसिटी दे रखी है मेरे को u हो गई जब टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि बिल्कुल इनिशियल जब टाइम था, टाइम t इज इक्वल टू 0, तो जो वेलोसिटी है उसको हमने u बोल दिया। तो u इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम t की वैल्यू स्मॉल t ही हो गई तो जो हमारी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो गई v, यानी कि इसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब हम ये कहेंगे कि ये हमारी लोअर और अपर लिमिट हो गई। ये कहेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन दीज लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन दीज लिमिट्स। मुझे इन लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या है? ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, है ना। ये ऐसे हो जाएगा इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a मल्टीप्लाइड बाई dt। अब dv मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू क्या है बेटा? u, और वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू क्या है? v। तो नीचे लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, ऊपर लिखेंगे फाइनल वैल्यू, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ पर dt लिखा हुआ है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पर t है, तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो t की लोअर वैल्यू क्या है? लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। तो 0 और यहाँ पर हो गया t। अब ये जो dv है, जैसे मैं इंटीग्रेट करता हूँ dx को, तो dx का इंटीग्रेशन सीधे सीधे x आ जाता है। ऐसे ही dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। तो ये v आ गया। इसके बाद हम ये ऐसे ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लोअर लिमिट को यहाँ लिख देते हैं नीचे और अपर लिमिट को लिख देते हैं ऊपर, इज इक्वल टू यहाँ पर जो ये a है, a कांस्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज जैसे dt लिखा हुआ है, तो t वाली अगर टर्म यहाँ पर होती तब तो मैं उसको बोलता कि वो वेरिएबल है, लेकिन t वाली टर्म के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगी। तो ये जो a है इसको बाहर निकाल लिया ऐसे, और ये हो गया dt का इंटीग्रेशन 0 से t, इस तरीके से। ठीक, अब आप क्या करें, ये जो v है इसकी जगह एक बार अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालते हैं v की जगह तो v आ गया। फिर लोअर लिमिट डालते हैं v की जगह, मतलब v की जगह आप u डाल देंगे, और बीच में आता है बेटा माइनस का साइन, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाता है इज इक्वल टू a। जिस तरह से x का इंटीग्रल सॉरी dx का इंटीग्रल x होता है, उसी तरह से dt का इंटीग्रल t हो जाएगा। तो ये हो गया t, इसकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू a। यहाँ अपर लिमिट है t, तो ये जो वेरिएबल है t, तो t की जगह अपर लिमिट डालो t, माइनस t की जगह लोअर लिमिट डालो 0, तो यहाँ 0 आ गया, a इंटू टी माइनस 0। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। अब इस तरफ करूंगा मिटा के, बेटा समझ रहे हैं ना सभी बच्चे? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है?
ओके, पार्थ, विदुषी, बताइए समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कनिष्क बताइए, क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये माइनस यू है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का u, तो v इज इक्वल टू हो गया u प्लस 80। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ था। उसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन का प्रूफ देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, पहले तो ये देखेंगे। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो इसका प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ जैसे हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज करी थी, यहाँ पर मैं यूज करूंगा वेलोसिटी की डेफिनेशन। वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है बेटा ds बाई dt, है ना? तो लिखेंगे वेलोसिटी इज डिफाइंड एज velocity is defined as v is equal to ds by dt। अब इसको dt को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v dt is equal to ds हो गया। पलट कर लिख दो ds is equal to v dt। अब इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ds is equal to v dt। ठीक है, बल्कि मैं थोड़ा सा और इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, इक्वेशन 2 इसको ना बोलकर मैं जानता हूँ कि v की वैल्यू है u प्लस 80, तो हम ये कहेंगे ds इज इक्वल टू v की जगह लिख दीजिए u प्लस 80 और dt, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये करके ये ज़्यादा बेटर है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इधर वेरिएबल क्या है ds, d के साथ में s लिखा हुआ है, तो वेरिएबल ds है, वेरिएबल s है। यहाँ पर d के साथ में t लिखा हुआ है, तो वेरिएबल जो है वो टाइम है, t है। तो मैं टाइम की और डिस्प्लेसमेंट यानी कि s की, इन दोनों की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज लिखूंगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, जैसे यहाँ पर लिया था मैंने, तो हम लिखेंगे व्हेन टाइम t is equal to 0, डिस्प्लेसमेंट s, इसको भी 0 मान लीजिए आप, कि शुरुआत में हमने बॉडी जो है वो रेस्ट में है, यानी कि चुपचाप खड़ी हुई है, उसने किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा ही नहीं है, कुछ भी ट्रैवल उसने करा ही नहीं है। तो इनिशियली बॉडी इज एट पोजीशन 0। फिर हम ये कहेंगे व्हेन टाइम t इज इक्वल टू टी, जब टाइम t इज इक्वल टू टी हो जाएगा तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया, उसको आप s बोल दीजिए। s है तो s को s ही बोल दीजिए। ठीक है, अब मैं फिर वही काम करूंगा कि जैसे मैंने ये दोनों लिमिट्स बोल दी थी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू मैंने ले ली। उसके बाद हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन दीज लिमिट्स, ये करा था, वही काम अब यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद इन दीज लिमिट्स। तो मैं इधर लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद इन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद इन दीज लिमिट्स। तो इस तरफ कर रहा हूं यहां से मिटाकर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ds
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब ds यानी कि डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू s, तो 0 टू s। ऐसे ही टाइम की इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू t, तो 0 और t। अब जैसे dx को इंटीग्रेट करते थे तो x आ जाता था, तो ds को इंटीग्रेट करेंगे तो s आ जाएगा। ये हो गया s, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s इज इक्वल टू, अब इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 टू t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t at इंटू डी टी। तो यहाँ पर जैसे s है, इंटीग्रेट करके s आ गया, तो एक बार s की जगह अपर लिमिट, एक बार s की जगह लोअर लिमिट और बीच में माइनस का साइन, तो s माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ इस वाले इंटीग्रल में dt वाली बस एक ही टर्म है dt है, बाकी ये u तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो u को बाहर निकाल दो, u और इंटीग्रेशन ऑफ dt लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t प्लस, अब यहाँ पर ये जो t वाली टर्म है इसको तो dt के साथ ही लिखेंगे, ये जो a है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, तो a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से t और t dt, इतना हो गया। अब जैसे s माइनस 0 है तो इसका मतलब, तो ये तो s हो गया सिर्फ, फिर ये u है, तो फिर वही चीज कि जब dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस ये a है, ऐसे ही ये हो गया t की पावर 1 dt, है ना। तो आप ये देखो कि जब x की पावर n dx जब उसका इंटीग्रेशन करते थे तो फॉर्मूला होता था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता था। तो t की पावर 1 dt, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो मैं लिखूंगा इसको t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये इंटीग्रेट हो गया। अब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, तो 0 और t, s इज इक्वल टू u। अब t की जगह अपर लिमिट डालो t, माइनस t की जगह लोअर लिमिट डालो 0, तो t माइनस 0 प्लस a, और ये 1 प्लस 1 2 है विच इज अ कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो गया a अपॉन 2, ब्रैकेट में बचा t स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। अब u इंटू टी, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया ut प्लस a बाई 2 को आप क्या लिख देंगे, हाफ a, और फिर एक बार टी स्क्वायर की जगह अपर लिमिट डाली, मतलब t की जगह t डाल दिया तो ये हो गया टी स्क्वायर, माइनस अब t की जगह 0 डाल दिया तो ये हो गया 0 स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व होकर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए जी क्लियर है कि नहीं, सभी बच्चे बताइए क्लियर है इतना, समझ गए ये वाला प्रूफ? हाँ यस सर। चलिए जी बहुत बढ़िया। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। सर जो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन है उसका हम x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम वैसे प्रूव भी कर सकते हैं। कौन सा वाला, थर्ड इक्वेशन जो है अब जो करवाऊंगा, सर सेकंड और थर्ड दोनों। सेकंड और थर्ड इक्वेशन एक बार दोबारा बताओ, मैं समझ नहीं पाया ठीक से। सर जैसे हम उनको x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे हम उनके फॉर्म में प्रूव भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, जैसे s है, u है, t है, v है, तो उसी फॉर्म में लिखिए, x की टर्म्स में मत लिखना उसको, ओके ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, t इज फॉर टाइम, u इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v इज फॉर फाइनल वेलोसिटी, तो वो चेंज मत करना। चलिए जी आगे देखता हूं मैं थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन का जो प्रूफ है उसमें भी हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे और वेलोसिटी की डेफिनेशन भी यूज करेंगे। मैं फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज कर चुका हूं,
और सेकंड इक्वेशन में मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज कर चुका हूँ, थर्ड में मुझे दोनों यूज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे, इधर लिखें थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि ये थर्ड इक्वेशन है क्या। थर्ड इक्वेशन ये होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और फिर इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। इसका प्रूफ, तो प्रूफ में है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, acceleration and velocity are defined as a is equal to होता है dv by dt and v is equal to होता है ds by dt। a is equal to dv by dt और v is equal to ds by dt। क्या करें, जैसे ये a है, a को लिखा हुआ है dv by dt, dv by dt ये हो गया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो dv है इसको हम एक काम कर सकते हैं, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस कर दूं और मल्टीप्लाइड बाई डी एस अपॉन डी टी कर दूं। तो ऐसा करा जा सकता है। देखिए डी एस से डी एस कट जाएगा, फाइनली वो डी वी बाई डी टी ही बचेगा। ऐसा मैंने करा क्यों है, ये आप शायद समझ गए होंगे, ताकि मैं डी एस बाई डी टी की जगह वी लिख सकूं। तो मैंने कहा a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस मल्टीप्लाइड बाई वी, डी एस बाई डी टी की जगह वी आ गया। अब इस डी एस को इधर ले आओ, ये हो गया ADS और ये हो गया V इंटू डी वी, यानी कि V dV, V dV पलट कर लिख लीजिए इसको। हम इधर लिख लेंगे V dV और इस तरफ लिख लेंगे ADS। V dV इज इक्वल टू ADS हो गया। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब आप ये देखिएगा कि मैं अगर दोनों तरफ देखूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर dV लिखा हुआ है यानी कि वेरिएबल क्या है V, वेलोसिटी। यहाँ पर ds लिखा हुआ है यानी कि वेरिएबल क्या है S है। तो हम क्या कहेंगे, इनकी जो है इनिशियल और फाइनल वैल्यू लेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा व्हेन, सर एक बार आप वो वाला सेकंड स्टेप फिर से बता सकते ये वाला, हैं सर? ये वाला दोबारा देखिए कि dv बाई dt है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ dv मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन dt। अब हमने क्या करा कि इस dv को ds से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर ds से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ds से ds कट जाएगा, अल्टीमेटली dv बाई dt बचेगा। तो मैंने स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया dv बाई ds और मल्टीप्लाई बाई ds बाई dt। समझ गए? और यस सर। फिर ये जो ds बाई dt है इसको मैंने v लिख दिया, तो v इंटू डी को लिख दिया v dv और ये ds इधर आ गया, इसको लिख दिया ads। तो ads इज इक्वल टू v dv, फिर पलट कर लिख दिया v dv को इधर लिख दिया और ads को इधर लिख दिया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और अब मैं इसमें अभी तक जो मैं इनिशियल और फाइनल वैल्यूज लेता आया हूँ वही लूंगा कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो डिस्प्लेसमेंट s भी 0 था और जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी को हमने क्या लिया था, इनिशियल वेलोसिटी लिया था, मतलब u लिया था, u। फिर हम ये कहेंगे कि व्हेन, जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट s को मैंने s ले लिया और ये जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी को हमने ले लिया था v, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, मेरे u और v में अंतर तो समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को, ये u है और ये v है। समझ पा रहे हैं ना सभी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना राइटिंग में? नो सर। चलिए जी, तो अब जरा देखेंगे, अब वही करना है। अब मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद इन दीज लिमिट्स, इधर लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग
इक्वेशन 3 विद इन दीज लिमिट्स। तो देखिए इधर वेरिएबल v है और इधर वेरिएबल s है, तो मुझे v और s वाले की इसकी जरूरत पड़ेगी, t वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर हम करते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a ds। अब यहाँ पर dv है तो dv की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट, लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v, u और v। ऐसे ds की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s, 0 और s। अब यहाँ पर dv है, v है, और v वेरिएबल है और इधर v लिखा हुआ है, तो इसको तो मैं उसी तरह से ट्रीट करूंगा जैसे x की पावर n dx का इंटीग्रेट करते थे, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता था। तो उसी तरीके से v की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, v की पावर 1+1 अपॉन 1+1, और लोअर लिमिट हो गई 0 और सॉरी u और अपर लिमिट हो गई v। यहाँ पर a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन 0 to s ds, ये हो गया बेटा v² अपॉन 2 लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। ये a है, जब dx का इंटीग्रल x हो जाता था तो ds का इंटीग्रल s हो जाएगा, तो s लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। यहाँ पर 1/2 ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, v² लोअर लिमिट u अपर लिमिट v a। यहाँ पर पहले s की जगह s लिखो, माइनस फिर s की जगह 0 लिखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब v की जगह v डाल दो, तो ये हो गया v², फिर v की जगह u डाल दो, माइनस u², इधर क्या बचा, as बचा, इस 2 को इधर ले जाओ, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, माइनस u² को उधर ले जाओ तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये फाइनली हमारा थर्ड इक्वेशन का प्रूफ हो गया बाय कैलकुलस मेथड। बताइए जी, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस हुई, इनका प्रूफ हुआ। फिर फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका प्रूफ करवाता हूँ बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आगे फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। सर कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है? नहीं बेटा, आज नहीं है, आज नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा, आपकी सबकी एक्स्ट्रा क्लासेस जो भी होंगी नेक्स्ट वीक से करता हूँ। थैंक यू सर। ओके सर